विद्यार्थियों, आज बी पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, समस्थिति की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी। भूपटल पर ऊंचे पर्वत, विषम पठार, समतल मैदान तथा सागरीय बेसिन अर्थात प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की ऊंचाइयों के मध्य तेजी से घूर्णनशील तथा परिभ्रमण की पृथ्वी के बावजूद एक संतुलन या स्थिरता पाई जाती है। ये सभी भौम्याकार आकृतियां एक निश्चित नियम द्वारा ही पृथ्वी के धरातल पर संतुलित रह सकती है। इस नियम को इस समस्थिति का नाम दिया गया है। आइसोस्टेसी ग्रीक भाषा के आइसोस्टेसिस से बना है, जिसका अर्थ एनिक्यूपोजी एक समान खड़ा होना, इक्वल स्टैंडिंग, स्टैंड स्टाइल है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1889 में डटन महोदय ने किया। समस्थिति को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित ऊंचे क्षेत्रों तथा निम्न बेसिनों के मध्य भौतिक या यांत्रिक स्थिरता की दशा की ही संतुलन है। इसी बात आर्थर होम्स ने परिभाषित किया है कि भूसंतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल के विभिन्न वे विषम तल पर जो पर्वत, पठार, मैदान आदि फैले हैं, वे सभी वृहद पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे प्राय संतुलित स्थिति में पाए जाते हैं। 1956 में एलियू डिस्टर ने स्पष्ट किया कि समस्थिति का तात्पर्य महाद्वीप, सागर, पर्वत तथा मैदान की तरह भूपटल के बृहत्तर घटकों तथा नीचे धंसे भागों के मध्य संतुलन की स्थिति, जो मेंटल में क्षतिपूर्ति तल के सहारे स्थापित है। अब समस्थिति की संकल्पना के बारे में एरी के विचार। की चर्चा करेंगे। ब्रिटिश खगोलविद एरी ने 1859 में हिमालय की कम आकर्षण शक्ति लगने के कारण में माना कि क्रस्ट कम घनत्व वाली परत अधिक घनत्व वाली अधोस्तर पर तैर रहा है। इसलिए हिमालय भी भारी ग्लासी चिपचिपे मैग्मा में तैर रहा है तथा अधिक ऊंचा होने के कारण मेंटल में अधिक गहराई तक प्रविष्ट है। अर्थात हिमालय नाव आइसबर्ग या आर्किमिडीज के तैराव के नियम की भांति अपना 9/10 भाग अंदर डुबाया हुआ है। हिमालय की भांति भूपटल के सभी स्थलखंड अपनी ऊंचाई के 9/10 भाग को अधिस्तर में प्रविष्ट कर रखा है, जिससे ऊपरी पदार्थ संतुलित रह सके। एरी ने हिमालय की कम आकर्षण का प्रतिपादन करते हुए माना कि साहू लेखा का हिमालय की ओर कम झुकाव इसलिए हो रहा है कि इन ऊंचे पर्वत ने अपने नीचे काफ़ी बड़े भाग में सघन बेसाल्ट परत को अधिक गहराई तक हटा दिया है, जिससे संपूर्ण आकर्षण बल प्रभावी नहीं हो रहा है। आर्किमिडीज का नियम भी यही कहता है कि द्रव में डूबी हुई वस्तु अपने नीचे से अपने द्रव्यमान के बराबरी द्रव्य को हटाती है। एरी के साथ ही ये माना कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, परंतु उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। अर्थात महाद्वीपीय
पर्वत, पठार, मैदान, भाग समान घनत्व की सेलों से बना है, परंतु विभिन्न भागों की गहराई में ऊंचाई के अनुसार अंतर पाया जाता है। इसके लिए एरी के पारे के बेसिन में तांबे के विभिन्न आकार तथा लंबाई के टुकड़ों को डाल दिया। ये टुकड़े अपनी ऊंचाई तथा आकार के अनुसार विभिन्न गहराई में डूब गए। अधिकतम ऊंचाई वाला टुकड़ा अधिकतम गहराई में धंस गया। उसका उद्देश्य ये था कि पृथ्वी के विभिन्न भाग, हिमालय, एंडीज, गंगा मैदान, अमेजन बेसिन आदि सभी का लगभग समान घनत्व रहता है। यद्यपि एरी ने क्षतिपूर्ति तल आदि कोई विशिष्ट नाम नहीं दिया था, परंतु स्पष्ट है कि उसने क्षतिपूर्ति क्षेत्र, जोन ऑफ कंपेंसेशन जैसे तथ्यों को स्वीकारा था। नई खोजों से एस्थेनोस्फीयर नामक क्षेत्र की पुष्टि भी होती है, इसलिए नए अनुसंधानों ने एरी के विचारों को महत्वपूर्ण बताया है। अब अपन बात करते हैं हैफोर्ड तथा बोवी के विचार। 1910 तथा 1917 में अमेरिकी विद्वान हैफोर्ड तथा बोवी ने पश्चिमी संयुक्त राज्य में भूसर्वेक्षण किया तथा यहाँ भी हिमालय की भांति खगोलीय तथा त्रिभुजीकरण विधि द्वारा लिए मापन में अंतर या विसंगति आई। वे भी शोध तथा प्रमाण के आधार पर प्राप्त की भांति इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि भूगर्भिक स्तरों तथा भूपटल के ऊपरी भागों के मध्य एक व्यवस्था अवश्य पाई जाती है। उन्होंने पाया कि रॉकीज पर्वत पर यह अंतर 100 का था, जो प्रशांत महासागर में बढ़कर 600 हो गया। इसलिए बोवी तथा हैफोर्ड को भूखंडों के घनत्व में विभिन्नता को मानने के लिए विवश होना पड़ा। इसी आधार पर हैफोर्ड तथा बोवी ने भी ऊंचाई तथा घनत्व में विपरीत संबंध स्थापित किया तथा पर्वतीय के नीचे हल्के घनत्व तथा समुद्र के नीचे अधिक घनत्व की सेलों को माना। साथ ही धरातल के 100 किलोमीटर गहराई में एक ऐसा तल होना माना जिसके ऊपर घनत्व में अंतर होता है, जिससे समतोल तल का नाम दिया गया। इस तल के नीचे गुरुत्व विसंगति नहीं पाई जाती, ग्रेविटी। उन्होंने यह भी माना कि समान क्षेत्रफल वाले भाग के नीचे का भार समान होता है, परंतु बाद में हैफोर्ड ने संशोधन किया कि क्षतिपूर्ति तल संघन तथा घनत्व वाले भूखंडों के नीचे समान नहीं हो सकता है। इसलिए महासागरों के नीचे ये तल 45 किलोमीटर गहराई पर तथा पर्वतों के नीचे 100 किलोमीटर गहराई पर है। अब समस्थिति की संकल्पना के बारे में जोली के विचार। 1925 में जोली ने बताया कि एरी, हैफोर्ड तथा बोवी की संकल्पनाओं में प्राप्त साम्य है। दोनों संकल्पनाओं में समान क्षेत्रफल के नीचे समान पदार्थ के हटने को स्वीकार किया गया है। हैफोर्ड तथा बोवी के क्षतिपूर्ति तल का खंडन करते हुए जोली ने 16 किलोमीटर मोटे क्षतिपूर्ति कटिबंध को मान्यता दी। यह एक असमान घनत्व वाली परत है। इस परत में विभिन्न घनत्व वाले भागों का निचला तल समान न होकर भिन्न होता है। वास्तव में इस कटिबंध में ऊपरी परतों के घनत्व को संतुलित करने वाले पदार्थ का वितरण पाया जाता है। एरी की भांति जोली का भी विश्वास था कि कम सघन सियाल निर्मित महाद्वीप अधिक सघन सीमा में तैरते हैं।
महाद्वीपों का एक भाग बाहर तथा उसका 8 गुना सीमा में प्रविष्ट है। किंतु इस विचार को मानने में सबसे बड़ी आपत्ति है कि महाद्वीपों पर उच्चतम शिखरों की अधिकतम गहराई लगभग 31 किलोमीटर होगी, जहाँ शैलें द्रवांक प्राप्त कर लेगी। अब होम्स के विचार पढ़ते हैं इसमें। एरिक बाती होम्स ने 1940 में समस्थिति पर विचारों को व्यक्त किया। उनके अनुसार उच्च भूभाग हल्के पदार्थों से निर्मित होते हैं तथा संतुलित रहने के लिए अत्यधिक गहराई में भारी सेलों में डूबा रहता है। इस प्रकार होम्स के विचार एरिक विचारों को सुधरा रूप है। ये प्राट से भिन्न तथा जोली के विचारों को आगे बढ़ाने वाला है। होम्स के अनुसार जो भाग जितना ऊंचा तथा जटिल होगा उसका भूसंतुलन वृहद स्तर तथा क्षेत्रीय आधार पर होगा। संयुक्त राज्य के महान कॉर्डिलेरा पर्वतों तथा हिमालय, तिब्बत, कुनलुन, कराकोरम जैसे विशाल पर्वत समूह का संतुलन पृथ्वी की गहराई में काफी नीचे एक साथ समायोजित होगा। होम्स ने भूकंप तरंगों के आधार पर भूगर्भ की परतों पर बताया तथा माना कि पर्वतीय भागों में सियाल की मोटाई 40 किलोमीटर तथा मैदानी भागों में 12.12 किलोमीटर है और समुद्री तली में सियाल एक पतली तह के रूप में है। इस प्रकार होम्स ने माना था कि महाद्वीपीय भाग सबस्ट्रेटम की अधिक घनत्व वाली शैलें सीमा के ऊपर तैर रहे हैं। दूसरे शब्दों में भूपटल के ऊंचे हल्के भाग अत्यधिक नीचे गहराई में अवतलित कुमुदाकार जमाव के रूप में फैले होने के कारण वहाँ की भारी चट्टानें अन्यत्र स्थानांतरित रहती है तथा इसके विपरीत निचले भाग कम गहराई में समस्थिति बनाए रखते हैं। उन्होंने माना कि व्यवहार में पृथ्वी पर पूर्ण समस्थिति नहीं पाई जाती, परंतु संतुलन जैसी दशा अवश्य दिखाई देती है। होम्स ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय रूप से न्यायदत्त समस्थिति की दशा कुछ समय के लिए हो सकती है, परंतु न कि सभी स्थानों पर हमेशा के लिए, और न ही समस्त भूपटल पर एक साथ भूसंतुलन की अनुकूल स्थिति पाई जाती है। पूर्ण समस्थिति की कल्पना मात्र सैद्धांतिक रूप से हो सकती है। इसके अलावा भूपटल के अनेक स्थानों की असंतुलन की स्थिति के कारण भूगर्भ की आकस्मिक शक्तियों की क्रियाशीलता तथा विकास के लिए सहायक रहती है। यह आज अपन चर्चा की समस्थिति की संकल्पना के बारे में।